नमस्कार। आपका वामिका अकेडमी पर स्वागत है। आज का ये सेशन या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। कि जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका संशोधित परिणाम कल दिनांक 6 फरवरी 2026 को राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जा चुका है। अब जो भी सफल अभ्यर्थी है उनको शुभकामनाएं। और उसके अलावा अब आपकी जो आगामी स्टेज है या प्रोसेस है वो आपका डीवी होगा। तो डीवी की प्रोसेस कंप्लीट करने हेतु आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से परीक्षा फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म और आवश्यक प्रपत्र और आपके आवश्यक दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। ठीक है। उसका नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किया जा चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि आपको जो भी आपके आवश्यक प्रपत्र है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, और उसके अलावा आपका जो परीक्षा फॉर्म है और अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने जो आपके आवश्यक प्रपत्र है वो 13 प्रकार के आवश्यक प्रपत्र राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किए जा चुके हैं। ठीक है। तो उनका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। उस वीडियो को मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका पिन लिंक कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को एंड जो आवश्यक प्रपत्र है आपके 13 वो किस प्रकार से आपको तैयार करवाने हैं। अब आवश्यक प्रपत्र 13, हर कैंडिडेट को 13 तैयार नहीं करवाने हैं। जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग मैंने डिटेल से बता रखा है किस अभ्यर्थी को कौन कौन से प्रपत्र तैयार करवाने हैं और किस अभ्यर्थी को कौन कौन से प्रपत्र तैयार करवाने हैं। जैसा कि विधवा का अलग है, और इसके अलावा डाइवर्स का अलग है, मेरिट का अलग है, अनमेरिट का अलग है, मैंने एक्सेट्रा जो भी सिचुएशन है मैंने डिटेल से बता रखा है। अब इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि जो आपका प्रीनिक्षा फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, और उसके बाद में जो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से फिलअप करना है। यानी अटेस्टेशन फॉर्म आपका पुलिस वेरिफिकेशन के लिए काम आएगा, जिसमें आपको आपकी वास्तविक डिटेल दर्ज करनी होगी। वहाँ पर ही आपका जैसे आपका अंतिम चयन हो जाता है तो नियुक्ति के समय आपका पुलिस सत्यापन किया जाएगा। जो भी एड्रेस आप फिलअप करेंगे उसी एड्रेस पर जहाँ पे आपका रेजिडेंस रहा है, आपने एजुकेशन की है, कोई डिप्लोमा किया है, डिग्री की है, तो वहाँ पे आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है। तो इससे अब बात करेंगे कि अब आपके सामने मैं एक चीज़ बताना भूल गया था आपको, कि आपके सामने अब कन्फ्यूजन है कि जो आवश्यक प्रपत्र है वो कहाँ से डाउनलोड करें। तो जैसा कि ऑफिशियल वेबसाइट पर देर का है कि आवश्यक प्रपत्र है वो तो अभी जो लेटेस्ट आपका न्यूज़ का सेक्शन है वहाँ पे देर का है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपका परीक्षा फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म है वो कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाउनलोड पर आपको जाना है सेक्शन में, और वहाँ से ये फॉर्म दे रखे हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी को ये नहीं मिल पाते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको भेज दूंगा। आप वहाँ से जो भी ये प्रोफॉर्मा है, प्रपत्र है और परीक्षा फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म है, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उनको फिल कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। और उसके अलावा आप यूट्यूब चैनल के जो डैशबोर्ड है वहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स, यानी आपका जो एस एस आई डी 9 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आपको प्री डीवी के लिए जो आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अब उसमें पहले तो आपको क्या करना होगा कि ये प्रीनिक्षा फॉर्म है, आपको 2 प्रतियों में तैयार करवाना है। कितनी प्रतियों में तैयार करवाना है, यानी ये वेबसाइट पर दे रखा है, और इसके अलावा मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, आप वहां से सेम इसको निकालना है। आपको 2 प्रतियों में आपको तैयार करवाना है। एक तो रहेगी आपकी प्रीनिक्षा फॉर्म की और एक प्रति रहेगी, सॉरी, दो दो प्रतियां रहेगी। 2 प्रति रहेगी आपकी प्रीनिक्षा फॉर्म की और 2 प्रति रहेगी आपकी अटेस्टेशन फॉर्म की, यानी जो पुलिस वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग काम आएगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट्स की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे आपका अंतिम चयन होगा नियुक्ति के समय आपका मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, वो नेक्स्ट भविष्य की बात है, उसको जब जब भी होगा उस समय बताएंगे आपको। 2 प्रतियों में आपको भरना है, और इनको भरने के बाद में आपको, यानी 9 फरवरी से पहले पहले आप इसको तैयार करवा लें। यानी 23 तारीख है, 23 तारीख से पहले पहले आप कभी भी तैयार करवा सकते हैं, लेकिन बाद में कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा है, सर्वर डाउन होने की प्रॉब्लम है, साइट क्रैश हो सकती है, तो आपको समय रहते पहले तैयारी करनी है। तो 1-2 दिन में, 2-3 दिन में आप आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको तैयार करवा के आप रेडी रखें, और फिर तुरंत आप एसओसो आईडी के माध्यम से आपको अपलोड करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आप तैयार करवाएंगे। फिर उसका आपको अपलोड करवाने के बाद में, फाइनल सबमिट करने के बाद में आपको 100 रुपये का फीस का भुगतान करना होगा। और उसका आपको प्रिंट लेना होगा। प्रिंट आपको जब आपका डीवी होगा उस समय आपको लेके जाना है, और साथ में जो परीक्षा फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म है इनकी 2-2 प्रति आपको साथ में लेके जानी है। आपके आवश्यक दस्तावेज है वो साथ में लेके जाने हैं, ओरिजिनल लेके जाने हैं, और जो प्रपत्र आप भरेंगे, अपलोड करेंगे, वो भी आपको साथ में लेके जाने हैं। ठीक है। उनकी प्रतिलिपियां भी आपको साथ में लेके जानी है। अब इसमें पहले बात करते हैं कि आपका जो ये परीक्षा फॉर्म है वो किस प्रकार से आपको भरना है।
हालांकि इसमें अभी थोड़ा अमेंडमेंट नहीं किया, पुराना है, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख रखा है आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर उसे लगाया। तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको नहीं लगाना है। पहले क्या है कि 2025 से पहले ऑफलाइन भरा जाता था, अब ऑनलाइन कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो आपकी 100 रुपये की फीस कटेगी वो ऑनलाइन कटेगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे कार्यालय प्रविष्टि आवेदन प्राप्ति तिथि आपको ब्लैंक रखना है। जो कार्यालय जब आपका डीवी होगा वहाँ पे वो लोग चेक करेंगे, आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे प्रपत्र ये प्रश्न के नीचे दे रखा आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फोटो आपको लगाना है, यानी आपका नवीनतम जो फोटो है आप यहाँ पे चश्मा करना है। और यहाँ बता रखा है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर आवेदक द्वारा 2 प्रतियों में इसको भरा जाना है। अब इसमें आपको कई यूट्यूब चैनल वाले बता रहे हैं कि आपको प्रीनिक्षा फॉर्म या टेस्ट फॉर्म है इस प्रकार से बनना है, लेकिन वो आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं, आपको डिटेल से नहीं बता पा रहे हैं कि आपके किस प्रकार से बनना है आपको। तो इससे मैं डिटेल से बात करूंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा हो जाए। और आपको देखना है कि आपसे इसको देखने के बाद में आप आपका जो भी फॉर्म है उसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, 100% एक्यूरेसी रहेगी, शुद्धता रहेगी। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट है जो 2 गुना में क्वालिफाई है या 5 गुना 10 गुना जो भी स्थिति है आपके ओरिजेंटल रिजर्वेशन के अंतर्गत आर्टिकल में 2 से 2.5 गुना पास किए गए हैं, तो आपके यहाँ पे रोल नंबर आ जाएंगे, जो भी आपके रोल नंबर है, ठीक है, XYZ लिख रहा हूँ मैं, रोल नंबर आ जाएंगे। और आवेदन पत्र क्रमांक आपका जो आपने भरा है, तो आवेदन पत्र क्रमांक आपका जो भी हो आ जाएगा। अगर किसी अभ्यर्थी को आवेदन पत्र क्रमांक का पता नहीं है तो अपनी आपने जो क्वालिटर एग्जाम का वहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा उनके पास में क्वालिटी नहीं है तो वो अपनी एसएसओ आईडी को लॉगिन करिए। एसएसओ आईडी को लॉगिन करने के बाद में रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाएं। रिक्रूटमेंट पोर्टल पर माई रिक्रूटमेंट होम पेज मिलेगा, वहाँ पे जाके जितने भी आपने अपने जीवन काल में जितने फॉर्म भरे हैं अभी 2 3 4 साल के अंतर्गत, वहाँ पे पूरा उसका डैशबोर्ड में डाटा आ जाएगा। तो वहाँ से आपको 4th ग्रेड का आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना, और वहाँ पे आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। और मेरिट क्रमांक है केवल अंतिम परिणाम हेतु, तो ये केवल अंतिम परिणाम हेतु मेरिट जारी की गई है। तो इसमें आपका जो मेरिट क्रमांक है, जैसे किसी की में मेरिट 2 लाख आ रही है, 2,20,000 है, 220 है, जो भी स्थिति है, जो भी आपको मेरिट क्रमांक यहाँ पे आपको लिखना है। पोस्टल ऑर्डर कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि ये ऑनलाइन पैसा कटेगा। विज्ञापन संख्या है आपकी, जो विज्ञापन संख्या आपका दिसंबर 24 में आपको पहला विज्ञापन आया था, फिर मार्च में उसका अमेंडमेंट हुआ था, फिर आपका 12 जनवरी 2026 को पुनः अमेंडमेंट हुआ है। तो तीनों विज्ञापनों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नहीं तो आप जो फर्स्ट वाला विज्ञापन है 12 दिसंबर 2024 यहाँ पे मेंशन कर देना है। जो भी उसका विज्ञप्ति क्रमांक दे रखा है, पत्रांक दे रखा है, वो आपको डालना है। पद कोड क्रम संख्या है, तो पद कोड या क्रम संख्या है, तो पद कोड जहाँ तक इसमें फिलअप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पद कोड इसमें चतुर्श्रेणी पोस्ट है। सिर्फ डिपार्टमेंट यहाँ पे दे रखा है, 3 डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो पद कोड यहाँ पे नहीं आएगा। पद का नाम आ जाएगा आपका चतुर्थ श्रेणी भर्ती, चतुर्थ श्रेणी क्या जाएगा, चतुर्थ श्रेणी। और विभाग का नाम के बारे में बात करें तो विभाग का नाम यहाँ पे आपका आ जाएगा सामान्य प्रशासन विभाग। क्या जाएगा, सामान्य प्रशासन विभाग। हालांकि इसके बारे में अभी जब 9 तारीख से आपका फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें सूचना दे दी जाएगी आपको कौन सा विभाग बढ़ना है या नहीं बढ़ना है, या इसको ब्लैंक छोड़ना है। बट यह सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से वैकेंसी हो रही है। सामान्य प्रशासन विभाग, सचिवालय और इसके अलावा आरपीसी है, तो इसको आप तीनों को मेंशन कर सकते हैं। उसमें बता दिया जाएगा, नहीं बताते तो आप तीनों को मेंशन कर देना। अगर कोई सामान्य प्रशासन विभाग भी करता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आरक्षण वर्ग है, तो आपको आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको टिक करनी है। जैसे कोई सामान्य से करता है सामान्य कर देगा, आर्थिक रूप से कमजोर वो इसमें करेगा, ओबीसी इसमें करेगा, एमबीसी इसमें करेगा, एससी इसमें करेगा, एसटी इसमें करेगा। और जो टीएसपी एरिया के कैंडिडेट हैं वो एससी एसटी इसमें कर देगा, 12 जिले के एरिया इसमें कर देंगे, और बाकी जिसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको फिलअप करना है। और मूल निवास जन्म स्थान का आपको फिलअप करना है, जिसमें मूल निवास आपका राज्य कौन सा, जैसे किसी का राजस्थान है तो अब राजस्थान आ जाएगा। जिला जैसे किसी का जयपुर है, जयपुर आ जाएगा। जो भी आपका जिला वो आपको फिलअप करना है। तहसील जैसे आपकी कौन सी भी है वो तहसील आ जाएगी। अन्य टिप्पणी आपको देना चाहते हैं दे सकते हैं, ठीक है, या कोई देने की आवश्यकता नहीं है। तो जन्म स्थान आपका कहाँ पे हुआ है, अगर राजस्थान में हुआ तो राजस्थान में लिखना है, अगर बाहर हुआ तो बाहर लिखना है। कौन से जिले में हुआ है वो जिला आपको मेंशन करना है, तहसील कौन सी है वो मेंशन करना है। अन्य टिप्पणी में आप लिखना चाहिए, कुछ लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे दे रखा है कि अतिरिक्त विशेष श्रेणी आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करिए, शेष कॉलम में एक्स का चिन्ह अंकित करना है। अगर आप इसमें आपके ऊपर भी ये एप्लीकेबल है तो आपको यस यहाँ करना है, और अगर नहीं है तो आपको क्रॉस करना है। इसमें बता रखा है महिला के बारे में बता रखा है, अगर कोई महिला है तो अविवाहित है, विवाहित है, विधवा है, विच्छिन्न यानी विडो है, डाइवर्स है, या मैरिड है, अनमेरिड है, जो भी स्थिति आपकी। जैसे कोई अनमेरिड है तो अनमेरिड में यहाँ पे आ जाएगा यस कर देना इंग्लिश में, चाहे आप यहाँ पे हाँ हाँ कर सकते हैं। विवाहित में जो भी स्थिति आपको उसके साथ हाँ करना है, और जो उसके अलावा जो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है वो आपको यहाँ पे क्रॉस कर देना है। ठीक है,
यानी मूक बधिर है तो वहाँ पे हाँ आ जाएगा, और इसके अलावा नहीं है तो क्रॉस। जो भी आपके ऊपर जैसे कोई बुध पुरुषनिक है तो यहाँ पे हाँ आ जाएगा, और बाकी जितने कॉलम उसके लिए क्रॉस हो जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वहाँ पे हाँ करना है, और बाकी के कॉलम को आपको क्रॉस कर देना है। अब सेवारत कर्मचारी के बारे में बात करें तो अगर आप में से कोई अभ्यर्थी ऑलरेडी राजस्थान सरकार की गवर्नमेंट जॉब में है या अन्य स्टेट की या केंद्र सरकार की जॉब में है, तो उनको यहाँ पे अपना विवरण देना जरूरी है। ठीक है, हालांकि इसमें को रेयर केस में अभ्यर्थी मिल सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में है, और इससे छोटी जॉब और क्या हो सकती है, बट कोई अपवाद भी हो सकते हैं, कोई दूर जिसकी नौकरी दूर हो वो पास में आना चाहिए। ठीक है, वाट एवर जो भी कारण हो। सेवारत कर्मचारी अगर कोई राज्य सेवा का कर्मचारी है तो यहाँ उसको टिक करना है, अगर पंचायत राज का तो यहाँ करना है, विभागीय कर्मचारी है तो यहाँ करना है, अराजपत्रित कर्मचारी है तो यहाँ अराजपत्रित कर्मचारी तो खरीद स्पष्ट क्यों आएगा, करिए आप देर का है क्योंकि सभी भर्तियों में सेम होता है। मंत्रालय कर्मचारी है तो यहाँ पे टिक करना है। ठीक है, ये कॉलम मेरे हिसाब से लगभग सभी कैंडिडेट के यहाँ पे खाली रहने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। कोई अपवादों में कैंडिडेट मिल सकता है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी यहाँ पे मैं नहीं मानता हूँ। फिर यहाँ पे आवेदक का पूरा नाम आपको फिलअप करना है, यानी आवेदक एप्लीकेंट है, पहले तो आप हिंदी में लिखना है, श्री श्रीमती वाट एवर जो भी लगाते हैं, जैसे आपका नाम जो भी है नाम आ जाएगा। अंग्रेजी में ब्लॉक लेटर्स में आपको नाम लिखना है, जैसे किसी कैंडिडेट का नाम कपिल है तो KAPIL ऐसे आएगा, आपको ब्लॉक में लिखना है, यानी स्मॉल में नहीं लिखना है। फिर पिता का नाम आ जाएगा, आपका माता का नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर आवेदक की जन्म तिथि आ जाएगी, जैसे किसी की जन्म तिथि 10 जुलाई 2000 है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु। अब आपको ये कैलकुलेशन करना है कि जैसे किसी की 10 जुलाई 2000 है तो जो आपका विज्ञापन 12 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था उसमें 18 वर्ष आपकी शायद जनवरी 25 में हो जानी चाहिए थी। तो जनवरी 25 जो भी विज्ञापन मुझे कंफर्म नहीं है, तो विज्ञापन आप चेक कर लेना। तो विज्ञापन में आपकी किस तारीख को 18 वर्ष हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना आयु का कैलकुलेशन कर लेना। इसके बारे में आपने इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा एग्जाम पास किया तो आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है। और नागरिकता आपकी इंडियन हो ही जाएगी लगभग, इसमें तो कोई अपवाद मिलेगा नहीं, ऐसा तो है नहीं कोई ऑस्ट्रेलियन आदमी इसमें भर्ती में आएगा। तो यहाँ पे आपका इंडियन हो जाएगा। धर्म आपका जो भी है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जो भी आपके धर्म है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। वैवाहिक स्थिति के बारे में आपको बताना है कि आप अनमेरिड हो, विवाहित हो, डिवोर्स हो। ठीक है, या विधवा हो, विदुर हो, पुनर्विवाहित, जो भी आपकी स्थिति है वो आपको यहाँ पे टिक करना है। जैसे कोई अभ्यर्थी विवाहित है, सॉरी विवाहित है, टिक कर देगा, बाकी को यहाँ पे क्रॉस कर देगा। ठीक है, क्रॉस करना आपको जल्दी जरूरी है, और जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे टिक करना है, तो आपके ऊपर जो भी एप्लीकेबल है, और बाकी कॉलम्स को आप यहाँ पे क्रॉस कर देना। क्रॉस का मतलब नॉट एप्लीकेबल। अब इसमें बता रखा है नेक्स्ट आपका कॉलम है प्रेरणा फॉर्म का विवाह विवरण। विवाहित होने की स्थिति में विवाह विवरण आपको मेंशन करना है। अगर कोई कैंडिडेट है जिसका विवाह हो चुका है, वो मैरिड है, तो यहाँ पे क्या क्या लिखना होगा उसको, पति या पत्नी का नाम, यानी जो भी अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके पति का नाम आ जाए। ठीक है, नाम आ जाएगा, विवाह तिथि आ जाएगी, विवाह स्थान आ जाएगा, पंजीयन संख्या है जो आप सर्टिफिकेट है वो पंजीयन संख्या उसमें मेंशन रहती है, पंजीयन स्थान कहाँ पे है, पंजीयन अधिकारी का नाम क्या है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, यानी विवाह विवरण में जैसे कोई कैंडिडेट है उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा, और जो भी अगर कोई महिला अभ्यर्थी है तो उसके पति का नाम आएगा, अगर पुरुष अभ्यर्थी है तो उसकी पत्नी का नाम आ जाएगा, विवाह तिथि आ जाएगी, विवाह स्थान आएगा, पंजीयन संख्या, पंजीयन स्थान, पंजीयन अधिकारी। और संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में संतान विवरण सिर्फ और सिर्फ कई कई अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे, सर मेरी शादी नहीं हुई है, क्या मुझे भी संतान विवरण प्रपत्र तैयार करवाना है? तो आपको तैयार करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अनमेरिड हो तो संतान कहाँ से होगी, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। संतान विवरण विवाहित होने की स्थिति में आपको करवाना है। जीवित पुत्र पुत्री का आपको जो भी आपके पुत्र है पुत्री है क्रमांक संख्या 1 2 3 बता रखा है। इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है 1 जून 2002 के बाद में अगर किसी अभ्यर्थी के, चाहे वो कौन सी भी कैटेगरी हो, किसी अभ्यर्थी के 1 जून 2002 के बाद में अगर 2 से अधिक संतान जीवित संतानें हैं तो वो राजकीय सेवा के लिए वैलिड नहीं है, उसको डिबार या बाहर कर दिया जाएगा। आपको यह विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो भी आपके पुत्र पुत्री जो भी है वो आपको भर देना है, उसके जन्मदिन दिनांक आपको भर देनी है। हालांकि इस जमाने में 5-6 तो किसी के नहीं होते, जब मैक्स टू मैक्स 2 या 3 होते हैं। ठीक है, अब कुल संतानों की संख्या आपको बतानी है 1 जून 2002 से पूर्व आपकी कितनी संतान, जैसे किसी की 1 है या 2 है, जो भी स्थिति है 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, विशेष ध्यान रखना। 1 जून 2002 से पूर्व तो आपकी हो सकती है 2 से ज़्यादा, बट 1 जून 2002 के पश्चात आपकी 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है।
ठीक है। अगर किसी के 1 जून 2002 से पहले अगर 5 भी संतान है तो वो राज्य की सेवा के लिए वैलिड है। बट 1 जून 2002 के पश्चात अगर किसी के 2 से अधिक कोई संतान है, अगर 3 है, तो वो राज्य की सेवा के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, तो आपको ये मेंशन करना है। अब पत्र व्यवहार का पता आपको मैं फोन नंबर मोबाइल नंबर बनना है, जो भी आपका स्थायी पता है। यानी पत्र व्यवहार आप कहाँ पे करना चाहते हैं, सॉरी, पत्र व्यवहार आप कहाँ पे करना चाहते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी स्थायी जहाँ पे आप पत्र व्यवहार करना चाहते हैं वो एड्रेस देना होगा। और आपका जो स्थायी पता है एज पर बोनाफाइड, यानी जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके अकॉर्डिंग आपका जो स्थायी पता है वो आपको मेंशन करना है। फिर आता है महत्वपूर्ण शैक्षणिक योग्यता आपको दर्शानी है। हालांकि इसके अंदर जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं पास है, बट आपको अपना जो शैक्षणिक योग्यता आपने जो भी पीजी कर रखा है, यूजी कर रखा है, अन्य को डिग्रीज डिप्लोमा सर्टिफिकेट सब आपको मेंशन करना है, क्योंकि अटेंशन फॉर्म जब आप फिलअप करेंगे उसमें आपकी पूरी क्वालिफिकेशन दर्ज होगी और वहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई एफआईआर, इसके अलावा कोई क्रिमिनल केसेज आपके ऊपर दर्ज तो नहीं हुआ है। आपका रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, तभी आपको सरकारी सेवा में योग्य माना जाएगा। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको मैट्रिक यानी 10th क्लास का है। परीक्षा आपने किस साल में उत्तीर्ण की है, जैसे किसी अभ्यर्थी ने 2008 में किया या 15 में किया, जो भी स्थिति है वो परीक्षा जो उत्तीर्ण किया नाम है, यानी सॉरी यहाँ पे आ जाएगा आपका 10th। कुल प्राप्तांक जैसे आपका 600 मार्क्स का होता है, किसी को 300 मिले हैं, जो भी स्थिति है। श्रेणी ग्रेड यानी सेकंड डिवीजन से पास हो गया, वर्ष आपने कब पास किया, जैसे किसी ने 2010 में पास किया है। ऐच्छिक विषय 10th में आपका ऑल आ जाएंगे, सभी आ जाएंगे। कोर्स की अवधि 1 वर्ष की होती है। रोल नंबर आपके जो भी लिख देंगे। बोर्ड विश्वविद्यालय यानी राजस्थान में सामान्यतः आरबीएससी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से करते हैं, अगर कोई सीबीएसई का सीबीएसई लिखना है। और इसके अलावा कोई अगर अन्य स्टेट से हैं तो वो अपने स्टेट का जो भी बोर्ड है वो लगता है वो आपको लिखना है। रोल नंबर क्रमांक आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिर इसी तरीके से आपका 12th वाला, 12th की आ जाएगी। 12th में आपका कितने टोटल प्राप्तांक है, सॉरी यहाँ पे प्राप्तांक लिखने हैं। जैसे 600 का है तो आपको जैसे 500 किसी के नंबर आ रहे हैं तो उसका परसेंटेज आप निकाल लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। सेम इसमें एप्लीकेबल होगा कौन सी आपने फर्स्ट सेकंड हो थर्ड हो, कब किस वर्ष पास किए, ऐच्छिक विषय कौन कौन से जैसे कोई कॉमर्स से कॉमर्स आ जाएगा, साइंस वाला साइंस आ जाएगा, आर्ट्स वाला आर्ट्स लिख देगा यहाँ पे। कोर्स की अवधि आपकी 1 वर्ष की होती है। रोल नंबर लिखना है, किस बोर्ड से आपने पास की है, और आपके रोल नंबर क्रमांक यहाँ पे मेंशन करने हैं। इसी तरीके से आपने किसी ने बीए आपका ये है यूजी है, ठीक है, किसी ने बीए कर रखा है तो यहाँ पे बीए लिखेगा, बीकॉम कर रखा है बीकॉम लिखेगा, बीएससी कर रखा है या अन्य जो भी कर रखा है वो लिखना है। आपके प्राप्तांक कुल कितने परसेंटेज कितना बना, ग्रेड कौन सी रही है, वर्ष किस वर्ष आपने पास की है, ऐच्छिक विषय आपके कौन कौन से थे, कोर्स की अवधि सामान्य 3 वर्ष होती है। रोल नंबर क्या है, आपके अंतिम जो मार्कशीट आपकी फाइनल की वो उसके रोल नंबर आपको मेंशन करना है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से कोई जरूरत नहीं है। और आपको बोर्ड या विश्वविद्यालय, तो यहाँ पे बोर्ड नहीं होता, आपको यूनिवर्सिटी होता था। किसी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से की है, जय नारायण यूनिवर्सिटी से की है, या मोहनलाल सुखाड़िया से की है, या मत्स्य यूनिवर्सिटी से की है, शेखावटी से की है, यानी जो भी जोधपुर यूनिवर्सिटी से की है, अजमेर से की है, यानी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपको मेंशन करना है। या कोई व्यक्ति अन्य बाहरी राज्य से करके आता है तो या प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन करता है तो वो यहाँ पे मेंशन करना है। आपके यहाँ पे रोल नंबर क्रमांक आ जाएंगे यानी रोल नंबर और रोल नंबर क्रमांक में यहाँ पे कोई रोल नंबर तो आपके जो एक्चुअल रोल नंबर है, और उसके अलावा जो आपके सीरियल नंबर है मार्कशीट का, वो सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करना है। जहाँ तक मेरे हिसाब से सीरियल नंबर मेंशन होगा ना, आप यहाँ पे सीरियल नंबर मार्कशीट में दे के वो मेंशन करना है। और इसके अलावा किसी ने पीजी कर रखा है तो पीजी में आपने एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमएससी कर रखा है, अन्य कोई कर रखा है, इस प्रकार से इसमें फिलअप करना है। अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रहा है वो आपको बताना है, अन्य कोई उपाधि आपने कर रखी है तो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। सभी मेंशन करनी है, ऐसा नहीं कि आप 10वीं पास की वैकेंसी है तो आपके 10th पास इसमें आपको दिखाना है, क्योंकि अटेस्टेशन आपका जो फॉर्म है उसके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। अगर कोई इंटर्नशिप के बारे में बात करें, यदि लागू हो तो इस भर्ती परीक्षा में इंटर्नशिप को लागू नहीं है, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं यानी क्रॉस कर सकते हैं। अगर कोई जैसे कोई बीएड कर रहा है या डीएलएड के कोर्स कर रहा है या अन्य कोई ऐसा डिग्री डिप्लोमा है वो इंटर्नशिप चल रही है तो यहाँ पे अगर वो मेंशन करना चाहिए तो कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन विवरण है, यदि मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल राजस्थान नर्सिंग काउंसिल का कोई डिप्लोमा कर रखा है या कर रहा है तो वो यहाँ पे अगर करवाना चाहता है तो लिख सकता है, अदरवाइज कोई जरूरी नहीं है। पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, यानी इस पद हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र कौन कौन से, इस पद हेतु सिर्फ और सिर्फ कोई आवश्यक प्रमाण पत्र नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 10वीं पास आपको होना चाहिए, चाहे कौन से ग्रेड से, चाहे आप सप्लीमेंट्री पास हो तो आप इसके लिए वैलिड हो, आपके एग्जाम अगर क्वालिफाई हो जाती है तो। पद हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र, यदि उक्त पद हेतु व्यक्ति में कोई अनुभव आवश्यक हो तो इसमें कोई अनुभव आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप भरने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है, क्रॉस करके रखना है। फिर अतिरिक्त विस्तृत सूचना है, यदि आपने पूर्व की सूचना क्रमांक संख्या 15 से भिन्न भी कार्य किया है या कार्यरत है तो उसका पूरा विवरण आपको नीचे देना है, ठीक है।
तो इसमें यदि आपने पूर्व की सूचना क्रमांक संख्या ऊपर 15 है से भिन्न भी कार्य किया है तो कार्यरत है तो उसका पूरा विवरण देखिए। जैसे पद का नाम, अगर आप कोई किसी पद पर नौकरी कर चुके हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपको यहाँ पे विवरण देना होगा। पद का नाम XYZ जो जो जिस पोस्ट पर आपने काम किया है। नियुक्त अधिकारी एवं पदनाम में विभाग आ जाएगा। पद ग्रहण की दिनांक आ जाएगी, पद छोड़ने की दिनांक, पद स्थायीता स्थायीता संस्थायीता, वेतनमान मूल वेतन कितना था, संलग्न संख्या, यानी जो भी आपके जो ज्वाइनिंग लेटर होता है या रिजाइनिंग लेटर है वो यहाँ पे आपको संलग्न करने हैं कितनी संख्या में। नेक्स्ट है, यदि आप विज्ञापन के अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें। यानी विज्ञापन में अगर आपको छूट लेना चाहते हैं, जो व्यक्ति ओवर एजड है जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा छूट प्राप्त करने का अधिकारी है, संलग्न आपको यहाँ पे प्रपत्र लगाना है। जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे मेंशन करना होगा। इसके अलावा यदि आपने अन्य कोई विशेष योग्यता, अनुभव, पुरस्कार, पदक, विजय चिन्ह प्राप्त किया हो तो जो कि इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका विवरण रखें। अगर आपके पास में है तो आप लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मेलिटीज है। यदि आपने ऐसा कोई शोध किया हो या आपकी कोई पुस्तक या शोध पत्र प्रकाशित हो जो कि इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका विवरण दे। तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है देने की, अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर कोई पीएचडी कर रहा है, हालांकि पीएचडी वाला कैंडिडेट फोर्थ ग्रेड में आ सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि बेरोजगारी में एग्जाम सभी लोग देते हैं। यदि आपको कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दंडित या पदच्युत ब्लैकलिस्ट विवर्जित किया गया हो तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष एवं उसके कारण का आपको उल्लेख देना है। यह महत्वपूर्ण है, यह आपको मेंशन करना जरूरी है अगर आपके साथ में ऐसी घटना घटित हुई है। यानी अगर आपको आयोग यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड या आरपीसी द्वारा कभी दंडित किया गया है, यानी पेपर लीक प्रकरण में या चीटिंग में या अन्य कोई भी इलीगल कार्रवाई के अंतर्गत आप ब्लैक लिस्टेड विवर्जित हो तो उस परीक्षा का नाम, वर्ष, उल्लेख उसमें करना है आपको। कौन सा विभाग, पद, परीक्षा का नाम आ जाएगा, वर्ष आ जाएगा, कारण आ जाएगा, सब आपको मेंशन करना है अगर कोई अभ्यर्थी इसमें इस प्रकार से ब्लैक लिस्टेड किया गया है। हालांकि इसमें मिलेगा नहीं, क्योंकि पहले ही इनको डिबार कर दिया जाता है, एग्जाम में इनको सिलेक्टेड होने नहीं दिया जाता है। अगर कोई अपवादों में होता है तो कैंडिडेट बताएगा नहीं, लेकिन बाद में पकड़ में आ जाएगा, तो आपको बताना जरूरी है। अब इसमें नेक्स्ट है, आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा पत्र देना है। इसको पढ़ लेते हैं कि मैं एतद द्वारा शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि मैं इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां व संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अकॉर्डिंग सत्य एवं संपूर्ण है, मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है। ठीक है, अब आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं ये भी घोषणा करती हूँ कि मेरे दिनांक 1 जून 2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान नहीं है। जो लागू नहीं है उसको काट देना आपको। जैसे स्थान आपका यहाँ पे जैसे जयपुर आ जाएगा, सॉरी जरूरी नहीं, जयपुर जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो स्थान आ जाएगा। जिस दिनांक को आप ये फिलअप कर रहे हैं वो दिनांक आपके यहाँ पे आ जाएगी। जैसे 10/26 को कर रहा है 10/26 आ जाएगी, जो भी तारीख पे आप बनना चाहते हैं वो आ जाएगी। आवेदक के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, जो भी आवेदक है उसके यहाँ साइन हो जाएंगे। ठीक है, जो भी आप साइन करते हैं हिंदी में, इंग्लिश में, इनिशियल है, शॉर्ट जो भी करते हैं आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तो प्रेनिक्षा फॉर्म हो गया प्रपत्र फर्स्ट। अब प्रपत्र सेकंड देखते हैं क्या है। प्रपत्र सेकंड, अब यहाँ पे जितने भी अब आपके आवश्यक दस्तावेज है, जैसे आपको 10वीं का हो गया, 12वीं का हो गया, उसका सर्टिफिकेट हो गया। हालांकि पहले के टाइम पे 10वीं की मार्कशीट आती थी, उसमें सर्टिफिकेट अलग से जारी किया जाता था। अब 10वीं 12वीं का जो सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वो मार्कशीट के साथ में कम प्रमाण पत्र होता है, अलग से नहीं जारी किया जाता है। और आपके यूजी पीजी के और जितने भी डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स है सभी आपको मेंशन करना है। तो इसमें क्या कर बता रखा है, संलग्न अभिलेख विवरण स्व हस्ताक्षरित फोटो प्रति, यानी इसमें जितने भी आपके आवश्यक दस्तावेज है वो आपको संलग्न करने हैं। ठीक है, फोटो प्रति और अटेस्टेड खुद को स्व हस्ताक्षरित यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। पहले तो आपको 10th का देना है। ठीक है, 10th में जारी क्रमांक व दिनांक, जैसे आपका जो मार्कशीट होता है उसमें लिखा होता है कि मार्कशीट कब जारी की गई है और उसका क्रमांक कौन सा है। ठीक है, और दिनांक कौन सी है वो आपको यहाँ मेंशन करनी है। संलग्न संख्या में आपको लिखना है कि कितने संलग्न है, यानी एक कॉपी लगाई है या 2 कॉपी है। अगर सर्टिफिकेट अलग से है तो 2 हो जाएगा, तो मार्कशीट में एक सर्टिफिकेट है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा। जितने भी आप कॉपी लगाते हो संलग्न संख्या आपको बतानी है। फिर उसके बाद में उपाधि प्रमाण पत्र, मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। ठीक है, यानी आपका जो भी प्रमाण पत्र है, अगर अब नए अभ्यर्थी हैं उनके तो सिर्फ मार्कशीट एक ही आती है, एक में ही होता है। जो पुराने अभ्यर्थी है तो उनको यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट मेंशन करना है, जो भी जारी क्रमांक, दिनांक और उनकी संख्या एक है। इसी प्रकार से आपका +2 का आ जाएगा और इस तरीके से +2 की आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। इसके अलावा आपका BA, BCom, BSc, BTech का जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आ जाएगा। यानी आपको जो तीनों मार्कशीट आपकी फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और थर्ड ईयर की, तीनों को मेंशन करना है, यानी उनके रोल नंबर, उनको जारी दिनांक सब बताना आपको। और संलग्न संख्या इसमें आपके आ जाएगी 3, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड, थर्ड ईयर तीनों मार्कशीट में संलग्न कर देंगे। इस तरीके से इसका आपका जो डिग्री का सर्टिफिकेट आता है, यानी जो डिग्री आती है आपकी BA की, वो आपको मेंशन करनी है। BA की है, BCom की, BA की जो भी स्थिति है उसकी, उसमें जो आपकी जारी दिनांक
क्रमांक दिनांक आ जाएगा और कितनी संख्या में, एक संख्या में आती है। इसके अलावा आपका पीजी में एमए कर रखा है, एमकॉम कर रखा है, एमएससी एमटेक है, उसके अलावा कोई अन्य कोई डिग्री है तो वो मेंशन करनी है। ठीक है, तो इसमें आपके जो 2 वर्ष का होता है ये, तो 2 वर्ष के जो आपकी मार्कशीट है, सेमेस्टर है या आप यहाँ वार्षिक की है तो 2, अगर सेमेस्टर से 4 मार्कशीट आएगी, अगर आप वार्षिक रूप से एग्जाम देते हैं तो आपकी 2 मार्कशीट आ जाएगी। उनके जारी क्रमांक दिनांक लिखने हैं और संलग्न संख्या इसमें 2 या 4 जो भी स्थिति है आपको बतानी है। इस तरीके से उसका डिग्री आ जाएगा पीजी का, वो डिग्री आपको मेंशन करना, डिग्री एक पेज में आती है तो जारी वो दिनांक आ जाएगा। इसके अलावा अंक पत्र को डिप्लोमा आपने कर रखा वो आ जाएगा, उपाधि इसका कोई डिप्लोमा का डिग्री है वो आ जाएगी, अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास में कोई है तो आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है कि पद में मेंशन नहीं है। अब मैंने बात करते हैं नेक्स्ट आपका बोनाफाइड के बारे में। मूल निवास, विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आपको देना है, यानी आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जारी क्रमांक और दिनांक कब है और कितनी प्रतियों में है, तो 1 प्रति में हो जाएगा। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र आपको देना है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को देना है, एससी को देना है, एसटी को देना है, एमबीसी को देना है और ओबीसी को देना है। ठीक है, जनरल वाले को जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, और ओबीसी वाले क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल के बारे में आप सभी जानते हैं, उस प्रकार से आपको तैयार करवाना है लेटेस्ट। तो उसका जो जारी क्रमांक दिनांक आ जाएगा और कितनी संख्या में दे रहे हैं, तो 1 संख्या आपकी आ जाएगी। अगर किसी पास पुराना है नया है आपका, अगर किसी के पास सेंटर का भी है वो स्टेट का भी, दोनों आप लगा सकते हैं, बट यहाँ सेंटर की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ स्टेट का चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास अन्य कोई प्रमाण पत्र है, जैसे RSC आपने कर रखा है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, कर दे तो अच्छा ही है, नहीं कर दे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसके अलावा और कोई आपके पास में डिग्री डिप्लोमाज है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसमें कार्य टिप्पणी है, तो कार्य टिप्पणी में ये आपको ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ नहीं बनना है। आवेदन पत्र में अंकित सूचना का संलग्न अभिलेखों की प्रति से मिलान किया गया और सही पाया गया, निम्न कमी पाई गई, यदि कमी है तो उसकी कमी का स्पष्टीकरण आपको लिखना है। तो आपको ये ब्लैंक रखना है, कुछ नहीं करना है, इसको नहीं लिखना है, क्योंकि जब आपका डीवी होगा तो टीम है, टीम में आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगी। डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद में अगर उनको लगता है कि XYZ कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है तो उसको वेरीफाई करके सेव कर दिया जाएगा। अगर उसके डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार की कोई कमी है तो यहाँ पे नोट लिख के बता दिया जाएगा कि ये कमी है, जो भी वॉटएवर जो भी रीजन वो लिख दिया जाएगा और वहाँ पे उस टीम के साइन हो जाएंगे, नाम पदनाम आ जाएगा। आपको इसको ब्लैंक रखना है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, प्रपत्र फर्स्ट प्रपत्र सेकंड देख चुके हैं। अब बात करते हैं परीक्षा फोरम में शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3 देखते हैं। प्रपत्र 3 देखते हैं, इसमें क्या बता रखा है। आवेदक यदि अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता उत्तीर्ण नहीं है किंतु आवेदन की अंतिम तिथि तक उसकी परीक्षा में सम्मिलित हुआ है या हो रहा है, यानी ऐसा अभ्यर्थी, हालांकि इस भर्ती परीक्षा में तो यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं क्योंकि इसमें 10वीं पास थी। अगर कोई वैकेंसी जैसे आती है जिसमें आप मानते हैं, जैसे पीजी की वैकेंसी आ गई, ग्रेजुएशन वाली वैकेंसी आ गई, टीचर्स की आ जाती है, तो उनमें कोई बीएड में रनिंग में रहता है या पीजी में रनिंग में रहता है तो उन अभ्यर्थियों को वैलिड कर लिया जाता है, बट उनको उनके सामने ये एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि जो एग्जाम तिथि है उस एग्जाम तिथि से पहले पहले आपके पास में आपकी जो डिग्री है सर्टिफिकेट से आ जाने चाहिए, तभी आपको वैलिड किया जाएगा। तो इस संबंध में आपने अगर किसी भी कहाँ पे एडमिशन ले रखा है, ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। हालांकि इसको भरने की मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना अपने हिसाब से। प्रमाणित किया जाता है कि श्री श्री पुत्र श्री निवासी जो कि पद जो भी है निर्धारित अंतिम तिथि तक इस पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष के पाठ्यक्रम परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। तो जिस कॉलेज स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ की संस्था प्रदान यहाँ के हस्ताक्षर हो जाएंगे और आवेदक के यहाँ पे हस्ताक्षर हो जाएंगे, तो इसको क्रॉस करने की आवश्यकता है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम 10वीं पास है, मेरे हिसाब से कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब ये अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट चेक करनी है, प्रपत्र 4 वाली, प्रपत्र 4 चेकलिस्ट है। चेकलिस्ट किस प्रकार से करना है कि जो विज्ञापन है, विज्ञापन की शर्तों के अकॉर्डिंग जो भी क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, वो आपको यहाँ पर टिक करना है। तो यहाँ इसमें संबंध सूचना है, अभ्यर्थी संबंध कॉलम में टिक करना है और कार्यालय हेतु, ठीक है, ये कार्यालय हेतु प्रपत्र कार्यालय उपयोग हेतु है। तो इसमें अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता विज्ञप्ति में निर्धारित योग्यता के सर्वथा अनुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। अगर सर्वथा अनुरूप है तो टिक करना है, आपको करना ही है, टिक करके आपको लेके जाना है। और वो कार्यालय में जब आपको टीडी चेक होगा तो उसमें टीम वो चेक करेगी, आपने सर्वथा अनुरूप कर दिया तो देखेंगे भाई वाकई में विज्ञापन के अकॉर्डिंग है या नहीं है, तो वो यहाँ पे जो भी है उनके अकॉर्डिंग सिग्नेचर कर देंगे या इसको राइट कर देंगे। ठीक है, तो ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरीके से अभ्यर्थी आवेदन की अंतिम तिथि को अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता प्राप्त है या उसके बाद प्राप्त किया है, जो भी आपकी स्थिति है, तो आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त है या आवेदन की अंतिम तिथि के बाद प्राप्त हुई है, जो भी आपकी स्थिति है। हालांकि इसमें लगभग सब पहले कर रखी है। इस प्रकार से आपको यह चेक करना है, जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसको दोनों कॉलम में से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वो आपको टिक करना है। लेकिन जो मोस्टली 99% टिक होगा वो फर्स्ट वाला कॉलम में टिक होगा सभी का, क्योंकि सब इसमें कोई है नहीं और सभी के पास में योग्यता है।
इसके अलावा श्रेणी वर्ग के बारे में बात करें तो अभ्यर्थी आवेदन प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में है या उससे भिन्न है तो उसी श्रेणी में होगा, लगभग उसी श्रेणी में है। लगभग लगभग इसमें फर्स्ट वाला कॉलम टिक होगा। अगर कोई अभ्यर्थी राजस्थान का है तो राजस्थान का मूल निवासी में आ जाएगा, अगर बाहरी राज्य का है तो बाहरी राजस्थान का मूल निवासी नहीं, यहाँ पे टिक हो जाएगा, उसको भी रिजर्वेशन का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। टीएसपी एरिया के निवास संबंधी केवल टीएसपी क्षेत्र की भर्ती हेतु लागू है। यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है किंतु उसका जन्म राज्य से बाहर हुआ है तो क्या उसने अपने मूल राज्य में भी उसी आरक्षित श्रेणी में होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, हाँ या नहीं, जो भी स्थिति है। अनुभव प्रमाण पत्र है, आपको टिक करना है। ठीक है, ये नॉर्मल चीजें है, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी योग्यता है उसके सब टिक कर देना। अब इसमें नेक्स्ट बात करते हैं आयु के बारे में। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, क्योंकि आयु की काउंटिंग आपकी जो मिनिमम है, मिनिमम आपकी 18 है, और उसके अलावा जो 5 वर्ष के 10 वर्ष की 3 वर्ष की जो छूट है डीओपी के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको छूट दी गई है, तो आपको स्पष्ट रूप से पढ़ना है। अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है, यानी जो विज्ञापन जारी किया गया था उसमें जो मिनिमम आयु क्या बता रखी है वो आपको भरना है। यानी कोई अभ्यर्थी अगर 20 साल का हो जाता है, 20 साल 6 माह 2 दिन का, कोई 40 साल का, जो भी स्थिति है जो आपको भरनी है। विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु क्या है, यानी विज्ञप्ति की निर्धारित तिथि के अनुसार आपकी आयु क्या है। ठीक है, आपको वो बतानी है, यानी अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है और विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा क्या है, यानी आयु सीमा बताना है। सॉरी, इसमें आपका जो एक्चुअल है वो आ जाएगा, विज्ञप्ति में कितनी है, और इसके अलावा न्यूनतम 18 वर्ष होती है और अधिकतम 40 वर्ष होती है। ठीक है, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस किस श्रेणी में मानता है। ठीक है, यानी किस श्रेणी में आप मानते हैं, यानी एसटी में है, एससी में है, ओबीसी में है। ठीक है, वो आपको मेंशन करनी है। अधिकतम आयु सीमा में विविध श्रेणियों वर्गों के लिए देय छूट के सामान्य प्रावधान है, और कौन से प्रावधान है वो आपको टिक करने हैं। अगर कोई अभ्यर्थी एसटी का है, एससी का, ओबीसी का है, कोई छूट लेना चाहता है तो कौन कौन सी प्रावधान है। अधिकतम आयु सीमा छूट वर्षों में आपको मेंशन करनी है, अभ्यर्थी को टिक करना है। कार्य हेतु उपयोग कार्य वाले चेक करेंगे, आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना है। राजस्थान के अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य के बारे में आपको जो भी छूट के प्रावधान है विज्ञापन में देखना, वहाँ पे आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं। इसके अलावा पिछड़ा एमबीसी ओबीसी की वर्ग की महिलाओं के बारे में आ जाएगा, सामान्य वर्ग की महिलाओं के बारे में आ जाएगा। विधवा, अब ये महत्वपूर्ण है, यानी ऐसे अभ्यर्थी जो विधवा है या विडो है और ड्राइवर्स है उनके लिए उम्र का प्रावधान लागू नहीं है, यानी वो चाहे वो 65 वर्ष की भी महिला है तो उसको नौकरी दी जाएगी। अधिकतम आयु सीमा में यहाँ पे कोई प्रावधान लागू नहीं होते। इसके अलावा राजस्थान राज्य के कारोबार में संस्थाएं सबस्टेंटिव रूप से सेवारत व्यक्तियों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सेक्टर उपक्रमों निगमों के कार्यकलापों के संबंध में संस्थाई रूप से सेवारत। ठीक है, अधिकतम आयु सीमा जो भी इसमें बता रखा है उस प्रकार से आपको चेक कर देना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपको जिसके ऊपर एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आपको टिक करना बढ़ना। फिर यहाँ पे आवेदक के हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी जो भी आप हस्ताक्षर अपना फुल करना करते हैं या इनिशियल करते हैं, इंग्लिश में करते हैं या हिंदी में करते हैं, जो भी स्थिति है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। अब नोट दे रखा है इसमें, आयु संबंधी उक्त नियम आयु संबंधी उक्त नियम सामान्य स्वरूप के हैं, किसी पद या परीक्षा विशेष के लिए अन्य नियम भी लागू हो सकते हैं जिसे संबंध विस्तृत विज्ञप्ति में देखा जा सकता है। इसके अलावा उक्त प्रावधान में वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान असंचय या नॉन कम्युलेटिव है, अर्थात अभ्यर्थियों को किसी भी एक प्रावधान में अधिकतम आयु में छूट को लाभ दिया जाएगा, एक से अधिक प्रावधानों को जोड़कर नहीं दिया जाएगा, यानी अधिक बता रखा है। अब परिनिरीक्षा टिप्पणी है, अब ये परिनिरीक्षा टिप्पणी है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है, ये कार्यालय उपयोग के लिए है, यानी जो टीम होगी वो चेक करेगी। ठीक है, तो अब यह आपको ब्लैंक रखना है। यानी आवेदन पत्र की अंतिम तिथि वो करें, आवेदन पत्र की प्राप्ति की तिथि, आवेदक की श्रेणी उपश्रेणी जो भी उसके एस टी एस सी टी एस पी नॉन टी जो भी है, आवेदक का मेरिट क्रमांक, ये आपके काम के नहीं है, वो यहाँ पे करेंगे। अब वो चेक कर लेंगे क्या आवेदन पत्र स्व हस्ताक्षर पूर्ण पृष्ठ में प्राप्त हुआ है तो यहाँ पे टिक कर देंगे, नहीं हुआ तो यहाँ कर देंगे। क्या हस्ताक्षरित 2 फोटो निर्धारित स्थान में चिपकाए हुए हैं, ये बात बुक टिक कर देंगे, हालांकि सभी यहाँ पे सही रहेगा तो सभी के यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में यहाँ पे टिक होगा। क्या आवेदक भरी गई श्रेणी वर्ग हेतु पात्र है। ठीक है, यानी ये आपको ब्लैंक रखना है, इसमें कुछ नहीं बनना है, यानी वो टीम चेक करेगी, वो अपने आप कर लेगी, मैं बता रहा हूँ नॉलेज के लिए। क्या आवेदक में निर्धारित तिथि से पूर्व शैक्षणिक योग्यता पूरी कर ली है। ठीक है, क्या आवेदक वांछित अनुभव पूरा करता है। ठीक है, तो यहाँ वन के अनुभव की कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो वो टीम करेगी जो भी करेगी। जो क्या आवेदक नियमानुसार आयु सीमा में है। ठीक है, आयु सीमा में छूट जाने का कारण क्या है, जो भी कारण है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। और अभिशंसा वो टीम करेगी। अभिशंसा आवेदक को स्पष्ट रूप से चयन हेतु अनुमति किया जाए या नहीं, यानी अगर आपके डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सही है, किसी प्रकार को कोई जालसाजी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हाँ कर दिया जाएगा, रिकमेंड कर दिया जाएगा। और निम्न कारणों से अस्थायी सशर्त रूप से चयन हेतु अनुमति किया जाए, पत्र घोषित किया जाए। जो भी अगर आपको प्रोविजनली सिलेक्शन करते हैं, आपका कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, कोई आपको एफिडेविट देना है, जो भी रीजन है
तो आपको प्रोविजनल माना जाएगा। अगर आप फर्जी है तो आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। जो भी स्थिति है वो टीम यहाँ पे मेंशन कर देगी, और जो टीम है आपकी दस्तावेज सत्यापन वाली, वो यहाँ पे साइन करेगी। दस्तावेज परीक्षा अधिकारी, मैं दिनांक, नाम, पदनाम और सील उसकी यहाँ पे आ जाएगी। तो ये ब्लैंक रखना है, वो टीम का काम है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो परीक्षा फॉर्म है वो किस प्रकार से फिलअप करना है डिटेल से बात कर चुके हैं। 2 प्रतियों आपको तैयार करना है, किस प्रकार से करना है डिटेल से बात हो चुकी है। और इसके अलावा जो अन्य प्रपत्र है आपके, मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें उस वीडियो को यहाँ पे पिन कर रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपको किस प्रकार से डाउनलोड करने हैं मैंने बता दिया, वेबसाइट डाउनलोड करने हैं। अगर कोई नहीं कर पाता है तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने भेज रखा है। और इसके अलावा अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि बोरिंग हो जाएगा। अटेस्टेशन फॉर्म आपका पुलिस वेरिफिकेशन किस प्रकार से फिलअप किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए 4th ग्रेड के रिगार्डिंग जो भी न्यूज़ अपडेट है वो इस चैनल के माध्यम से आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू।